दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम को। दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम मूवी उन लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तभी आपको एवेंजर्स एंड गेम की स्टोरी को अच्छी तरह समझ में आएगी। तो हमेशा की तरह जो लोग नए हैं वह हमारे चैनल शाह टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मूवी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हमें क्लिंट पार्कर यानी होकाई को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को तीर चलाना सिखा रहा था। इसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हुआ है। यहाँ इसकी पूरी फैमिली होती है जो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। होकाई ने कुछ साल पहले एक कानून तोड़ा था जिसकी वजह से उसे हाउस अरेस्ट की सज़ा मिली थी और होकाई को इसके घर में ही कैद कर दिया गया था। इसीलिए होकाई इन्फिनिटी वॉर में भी वो बाकी हीरोज़ की मदद नहीं कर पाया था। तभी यहाँ होकाई की पूरी फैमिली अचानक गायब हो जाती है क्योंकि बाहर थैनोस ने चुटकी बजा दी थी। फिर होकाई अपनी फैमिली को आवाज़ लगाता है लेकिन पलटकर कोई आवाज़ नहीं आती। पहले तो इसकी समझ में कुछ नहीं आता कि इसकी फैमिली अचानक कहाँ चली गई, मगर बाद में जब इसे पता चला तब क्लिंट गुस्से में पागल हो गया और उसने ये कसम खाई कि अब वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को मार देगा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि बहुत से बेकसूर लोग बिना वजह ही धूल बनकर गायब हो गए, जबकि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसीलिए क्लिंट बार्टर अपनी होकाई वाली पहचान को छोड़कर एक नकाबपोश खूनी यानी रोनिन बन गया और वो अलग अलग मुल्कों में जाकर वहाँ के बुरे लोगों को मारने लगा। इसके बाद हमें टोनी और निबला को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में 22 दिन से फंसे हुए थे। उनके स्पेसशिप में ईंधन ख़त्म हो गया था और उनके पास खाने को भी सिर्फ 2 दिन का सामान बचा था और ऑक्सीजन भी 1 दिन की। टोनी अपना आखिरी वक्त देख रहा होता है, तभी इसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी किसी और की नहीं बल्कि कैरल की होती है, क्योंकि यूनिवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल जैसे ही कैरल को उनका शिप दिखाई देता है तो वो उनकी हेल्प करने आ जाती है और इसके बाद वो उनकी शिप को ज़मीन पर ले आती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल भी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और अहम कैरेक्टर है। मूवी में दिखाया जाता है कि जब थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन मिलने के बाद चुटकी बजाई थी तो सभी लोग राख बनकर उड़ रहे थे। तभी नेक ने कैप्टन मार्वल को मैसेज भेजा था। इस मैसेज के मिलते ही कैप्टन मार्वल ज़मीन की तरफ आने लगती है, यानी इसी दौरान इसे टोनी का शिप दिखाई देता है तो वो शिप को ज़मीन पे ले आती है। कैरल को ज़मीन पे आने के बाद थैनोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब इसे ये पता चलता है कि थैनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसने सभी एवेंजर्स को आइडिया दिया कि क्यों न सारे इन्फिनिटी स्टोन को जमा करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आधी यूनिवर्सल की पॉपुलेशन दोबारा ज़िंदा हो जाए। जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन इस्तेमाल करके यूनिवर्सल की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए चुटकी बजाई थी, तब ऐसी एनर्जी की एक ऐसी लहर निकली थी जिसे पूरा यूनिवर्सल हिल गया था और ठीक वैसे ही एनर्जी की लहर स्पेस में दोबारा दिखाई दी, जिससे एवेंजर्स को समझ में आ गया कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन दोबारा इस्तेमाल किया है और इस एनर्जी सिंगल की लोकेशन ट्रेस करके सभी हीरोज़ इस प्लेनेट पर पहुंच गए जहां थैनोस मौजूद था। यहाँ थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं थे और वो अपनी झोपड़ी में अकेला था। तभी सारे एवेंजर्स इस पर टूट पड़ते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, जिस पे थोर इसका एक हाथ काट भी देता है। वो उस हाथ को काटता है जिस पर थैनोस ने गोंगलेट पहना हुआ था। रॉकेट उस गोंगलेट को चेक करता है तो इसे एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिलता, क्योंकि थैनोस ने 2 दिन पहले ही उन्हीं के पावर से इसे तबाह कर दिया था। ये सब सुनकर थोर को अब अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता। वो अपने हथियार से इसका गला काट देता है और इसे जान से मार देता है। अब एवेंजर्स की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। हर कोई उदास होकर अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। कैप्टन मार्वल स्पेस में फिर से किसी मिशन में चली जाती है। थोर ने अपने पुराने लोगों को जमा करके नॉर्वे में नया आइसगार्ड बसा लिया। थैनोस से हारने की वजह से थोर काफ़ी बदल गया था, इसे नशे की लत भी लग गई थी। दूसरी तरफ हल्क ने अपने ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी पर कुछ साल काम करके दोनों बॉडीज़ को मिला दिया, जिससे फाइनली वो बन गया प्रोफेसर हल्क। की पावर के साथ साथ ब्रूस का तेज़ दिमाग भी शामिल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बना लिया जिसमें वो दोस्तों को सिखाता है कि वो हमेशा जो गुजर गया है उसके बारे में नहीं सोचें, बल्कि आने वाले कल के बारे में सोचें और ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए वो इस बारे में इन सबको बताया करते थे। इधर टोनी ने भी पेपर पॉट से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी थी। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसका अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद ये मूवी 5 साल आगे बढ़ जाती है।
जहां हमें सैन फ्रांसिस्को के एक शहर में स्कॉट को दिखाया जाता है जो थेनोस की चुटकी बजाने की वजह से क्वांटम रेन में फंस गया था। वो अचानक वहां से बाहर आ गया। क्वांटम रेन एक ऐसी जगह है जहां की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां पर टाइम भी बिल्कुल अलग तरह से चलता है और फिर दुनिया में वापस आ जाता है। और क्योंकि वहाँ का टाइम और हमारी दुनिया का टाइम बिल्कुल अलग है, इसके वहाँ पर गुजरे हुए 5 घंटे हमारी दुनिया के 5 साल के बराबर थे। और जब थेनोस ने आधी पॉपुलेशन ख़त्म कर दिया था तो उस वक्त को 5 साल गुजर गए थे। जबकि स्कॉट अपनी दुनिया में आता है तो देखता है कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है और इसकी बेटी भी 5 साल बड़ी हो गई थी। सारे हालात को समझने के बाद स्कॉट अपने सारे दोस्त एवेंजर्स के पास जाता है और इन्हें बताता है कि थेनोस की चुटकी बजाने के बाद इस वाक़ये को गुजरे 5 साल हो गए थे, लेकिन इसकी दुनिया में सिर्फ 5 घंटे ही गुजरे थे। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका स्क्वाड हेडक्वार्टर आ जाते हैं, जहाँ इसे स्टीन और नताशा मिलते हैं। वो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वो 5 साल पहले ही मर चुका था, तो अब ये कैसे वापस आता है। स्क्वाड उनसे कहता है कि जब थेनोस चुटकी बजाई थी तो वो क्वांटम रेन में फंस गया था, इसलिए वो बच गया। फिर स्क्वाड इन्हें बताता है कि क्वांटम रेन में वक्त बहुत धीमे धीमे चलता है क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ 5 ही घंटे था और बाहर 5 साल बीत गए थे। वो इन्हें समझाता है कि हम टाइम में पीछे जाकर थेनोस को इन्फिनिटी स्टोन लेने से रोक सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम मशीन नहीं है और इसे कौन बना सकता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तब ये टोनी के पास जाते हैं। टोनी ने पेपर से शादी कर ली होती है और इनकी एक बेटी भी होती है। वो तीनों यहाँ आ जाते हैं और इससे टाइम मशीन बनाने को कहते हैं, लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि क्वांटम रेन से छेड़छाड़ बहुत महंगा पड़ सकता है, शायद हम कभी वापस ही ना आए, इसलिए वो इनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। इसीलिए वो तीनों अब ब्रूस यानी हल्क के पास जाते हैं, जो कि अब प्रोफेसर हल्क बन चुका है। ब्रूस भी काफ़ी ज़हीन है, इसीलिए वो टाइम मशीन बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन इसकी टाइम मशीन ठीक तरह से काम नहीं करती। दूसरी तरफ टोनी अपना इरादा बदलकर टाइम मशीन पर काम शुरू करता है और कामयाब भी होता है। फिर टोनी कैप्टन से मिलकर उसकी पुरानी शीट वापस कर देता है जो कि उसने कैप्टन से झगड़ा होने की वजह से ले ली थी। नताशा क्लिंट को ढूंढते हुए टोक्यो पहुंचती है और क्लिंट को समझाकर वापस ले आती है। हल्क और रॉकेट थॉर को वापस लाते हैं और फिर टाइम मशीन टेस्टिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर एवेंजर्स यानी सुपर हीरोज़ अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग टाइमलाइन के साथ अलग अलग जगहों पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी, हल्क, एंड मैन और कैप्टन अमेरिका 2012 के टाइम में पहुंच जाते हैं, जहां न्यूयॉर्क में वॉर चल रही थी, जब लोगी ने 76वीं आर्मी के साथ मिलकर हमला किया था। इस टाइम पर न्यूयॉर्क में 3 इन्फिनिटी स्टोन थे, जहां टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन। अब टोनी और एंड मैन भी स्पेस स्टोन को लेने के लिए एवेंजर्स चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर एक गड़बड़ हो जाती है, जहां पर हल्क उनका काम ख़राब कर देता है। फिर उनके हाथ से स्पेस स्टोन भी निकल जाता है और स्पेस स्टोन को लोगी अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद माइंड स्टोन हासिल कर लेते हैं। हल्क टाइम स्टोन लेने के लिए सैम सिटी रूम में जाता है, लेकिन तब टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं था, बल्कि वो उनकी गुरु माँ के पास था। गुरु माँ हल्क को ये समझाती कि अगर वो इन्फिनिटी स्टोन को फ्यूचर में लेकर गया तो यहाँ पर बहुत सारी टाइमलाइन बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। हल्क गुरु माँ को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में काफ़ी बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे इस टाइम स्टोन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो गुरु माँ इसकी बात नहीं मानती। तब यहाँ पर ब्रूस उनको कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थेनोस को दिया है, तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर होगा। गुरु माँ इसकी बात पर यकीन कर लेती और टाइम स्टोन हल्क को दे देती है। और कैप्टन अमेरिका और हल्क ने माइंड स्टोन और टाइम स्टोन तो हासिल कर लिए थे, लेकिन टोनी और एंड मैन को अभी तक स्पेस स्टोन नहीं मिला था, जिसकी वजह से टोनी और कैप्टन अमेरिका ये तय करते हैं कि वो टाइम में और पीछे जाएंगे और वहाँ जाकर स्पेस स्टोन हासिल करेंगे। और इसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं 1970 के टाइम लाइन में, जहाँ वो टोनी के फादर को देखते हैं। टोनी अपने फादर से मिलकर बहुत खुश होता है, साथ साथ वहाँ से वो स्पेस स्टोन भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका भी मौजूद होता है तो इसीलिए वो वहाँ पर पिम पार्टिकल भी नज़र आ जाते हैं, इसीलिए वो पिम पार्टिकल को भी लेकर अपने रियल वाले टाइम लाइन में आ जाते हैं। इसके बाद थॉर और रॉकेट जाते हैं 2013 के लाइन में, जहाँ पर इन्होंने रियलिटी स्टोन लेना था, जो कि जेन फॉस्टर के बॉडी में था, तो इसीलिए वो दोनों जेन फॉस्टर के लोकेशन में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर थॉर अपनी माँ से मिलता है।
और फिर वो अपनी माँ को अपनी सारी बात समझाने की कोशिश करता है। थॉर की माँ एक जादूगरनी थी, इसीलिए वो फ्यूचर में देख चुकी थी कि थॉर किस वजह से परेशान है। इसीलिए वो थॉर को समझाने की कोशिश करती कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और ठीक इसी टाइम पर थॉर अपना हाथ आगे करता है, जहाँ पर इसका हैमर भी इसके पास आ चुका था। वहीं रॉकेट भी जेन फॉस्टर की बॉडी से रियलिटी स्क्रूज निकालने में कामयाब हो जाता है, इसीलिए वो दोनों वापस अपनी टाइम लाइन में आ जाते हैं। क्लिंट और नताशा 2014 में वॉर्मेट प्लैनेट में जाते हैं सोल स्टोन लेने के लिए। सोल स्टोन हासिल करने के लिए इसकी कुर्बानी देना ज़रूरी है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्लिंट और नताशा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों जानते थे कि अगर उनमें से एक कुर्बानी देगा तो दूसरे को सोल स्टोन मिल जाएगा, इसीलिए वो दोनों ही अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आखिर में नताशा ही अपनी कुर्बानी देती है और क्लिंट को सोल स्टोन मिल जाता है। अब सीन जाता है नेबुला और रोडी पर। 2014 में मोराक प्लैनेट पर जाते हैं पावर स्टोन लेने के लिए। यहाँ पर वो पीटर क्विन यानी स्टार रॉक को बेहोश करके इससे पहले पावर स्टोन लेते हैं। फिर नेबुला कहती है कि हमें यहीं रुककर फ्यूल का इंतज़ार करना चाहिए। वो बताती है कि इसे पावर स्टोन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, जैसे थेनोस, फ्यूल और मैं। फिर हमें 2014 की नेबुला को दिखाया जाता है, जो कि किसी और प्लैनेट पर एलियनों से लड़ रही होती है। यहाँ घमोरा भी मौजूद होती है, जो कि इसका साथ दे रही होती है। फिर ये दोनों यहाँ से निकलकर थेनोस के पास चले जाते हैं, जहाँ नेबुला की बॉडी में कुछ खराबी हो जाती है और उसकी आंखों से सीडो के जरिए फ्यूचर से आई नेबुला और जेस वीडो को देखने लगती है। घमोरा और थेनोस देखकर हैरान हो जाते हैं कि थेनोस इसे अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ एबोनी भी मौजूद होता है। वो इसको चेक करने लगता है और इसकी मेमोरी को स्कैन करता है। फिर वह थेनोस को बताता है कि इस कायनात में 2 नेबुला हो गई हैं। फ्यूचर से आई नेबुला और इस नेबुला की मेमोरी आपस में जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से हमें यह सब दिखाई और सुनाई दे रहा है। फिर नेबुला की मेमोरी को और चेक करता है, तब इन्हें इसके अंदर एवेंजर्स भी दिखाई देते हैं और इन्फिनिटी स्टोन भी, जिन्हें थेनोस पहचान लेता है। फिर वो इबोनी से इसकी मेमोरी में सारे इन्फिनिटी स्टोन ढूंढने को कहता है। साथ में अपने आप को भी देखता है जब थोर ने उसका गला काट दिया था, और उसे ये भी पता चलता है कि उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए थे और साथ ही दुनिया की आधी पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से अब इसका मकसद और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। साथ ही वो थेनोस नेबुला से इसकी सारी मेमोरी छीन लेता है और पिम पार्टिकल ले लेता है। और फिर हमें मोराक प्लैनेट पर ट्यूल को दिखाया जाता है, जो पावर स्टोन लेने आया था। तभी रोडी इस पर हमला करके बेहोश कर देता है। फिर नेबुला एक औजार लेती है और गोए खोलती है, जिसके अंदर पावर स्टोन होता है। ये लोग पावर स्टोन लेकर जा रहे होते हैं। रोडी तो चला जाता है, मगर नेबुला वहीं अटक जाती है, क्योंकि दूसरी नेबुला को थेनोस ने पकड़ रखा था और वो इसमें अपना आने वाला कल देख रहा था। अब थेनोस को सब पता चल जाता है कि एवेंजर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे इन्फिनिटी स्टोन इसे कहाँ मिलेंगे। ये बात फ्यूचर वाली नेबुला को भी पता चल जाती है और वो सबको बताने की कोशिश भी करती है। थेनोस अपने साथी बनी की मदद से इसका टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस छीन लेता है और थेनोस इस टाइम ट्रैवल वाले डिवाइस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करवाता है, जिससे थेनोस की पूरी फोर्स फ्यूचर में जा सके। फिर पास्ट वाली नेबुला फ्यूचर में जाती है ताकि थेनोस की शिप के लिए रास्ता खोल सके। इसी दौरान सभी हीरोज सारे इन्फिनिटी स्टोन को एक नए गॉन्गलेट में फिट करते हैं, जिसे आयरन मैन ने बनाया था। और अब बारी आती है कि इसे कौन पहनेगा, जिसकी वजह से वो सारे पॉपुलेशन जो ख़त्म हो गई थी वो वापस आ जाएगी। यहाँ पर हल्क इसे पहनने का फैसला करता है, क्योंकि इसकी रेडिएशन को हल्क ही बर्दाश्त कर सकता था। और वो जैसे ही गॉन्गलेट पहनता है तो इसकी हालत ख़राब होने लगती है। थेनोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो 6 इन्फिनिटी स्टोन की ताकत को संभाल पाया था। लेकिन हल्क थेनोस जितना ताकतवर नहीं है, इसीलिए इसका बुरा हाल हो गया। पर ऐसी हालत में भी इसने चुटकी बजाई और सभी धूल बने हुए लोगों को इसने जिंदा कर दिया। यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस आ गई और सबकी उम्र अभी भी इतनी ही थी जितनी कि 5 साल पहले। हल्क बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर वो बेहोश हो जाता है और इसके हाथ से इसका गॉन्गलेट अपने आप ही उतर जाता है। फ्यूचर वाली नेबुला को थेनोस ने कैद कर दिया होता है। वहीं थेनोस वाली नेबुला टाइम मशीन ऑन कर देती है, जिससे थेनोस और इसकी आर्मी यहाँ पहुँच जाती है और इन्होंने फ़ौरन ही एवेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला करके इसे बर्बाद कर दिया। अब थेनोस बहुत गुस्से में आ चुका था और उसने ये फैसला कर लिया था कि वो इन्फिनिटी स्टोन से पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म कर देगा और एक नया यूनिवर्स बनाएगा, जहाँ के सारे लोग उसे गॉड मानेंगे।
फिर शुरू होती है एक ज़बरदस्त लड़ाई। दूसरी तरफ 2014 की गुमोरा फ्यूचर की नेबुला का साथ देती है और पास वाली नेबुला को मार देती है। थेनोस और इसकी आदमी के सामने सारे हीरोज़ कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उन हीरोज़ की एंट्री होती है जो कि 5 साल पहले धूल बन गए थे। हल्की चुटकी बजाने से वो सब जिंदा हो गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही फ्यूचर देख लिया था, इसीलिए वो जानते थे कि आखिरी जंग कहाँ होने वाली है। इसीलिए वो वाकांडा की आर्मी, दुनिया के सारी जादूगर, एसगार्ड और सारे हीरोज़ को लेकर इस जगह पहुंच गए। और फिर कैप्टन मार्वल भी लड़ाई में साथ देने के लिए वहां आ जाती हैं। यहाँ सारे सुपर हीरोज़ और एवेंजर्स मौजूद होते हैं। ये देखकर थेनोस भी हैरान हो जाता है। इसके बाद इन सबों में ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर सारे एवेंजर्स और गार्जियन की टीम थेनोस की आर्मी को मार रही होती है और सभी एवेंजर्स इस गॉन्गलेट को थेनोस से बचा रही होती है। तभी इस जगह पर वांडा भी आ जाती है, जो बहुत गुस्से में होती है कि थेनोस ने विजन को मार दिया था। इसीलिए वांडा और थेनोस में लड़ाई शुरू हो जाती है। वांडा की ताकत गुस्से में और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो थेनोस को अपनी पावर से पकड़ लेती है और एक एक करके इसके सारे सूट के टुकड़े करने लगती है। तभी थेनोस अपनी शिप से बम बरसाने का कह देता है, क्योंकि वो वांडा की ताकत के आगे कमज़ोर होने लगता है। बम बरसाने से वांडा जख्मी हो जाती है। थेनोस की आर्मी शिप पे से बमबारी कर रही होती है, लेकिन वो अचानक ऊपर की तरफ बम बरसाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई आसमानी ताकत हो और कोई नहीं बल्कि कैरल होती है, जो थेनोस की शिप को बर्बाद कर देती है और वो इस शिप के कई टुकड़े भी कर देती है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद सब हीरोज़ में से सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। फिर इस जगह पर दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच में एक बार थेनोस के हाथ मौका आता है कि इस गॉन्गलेट को उठाने का। वो जैसे ही गॉन्गलेट उठाने वाला होता है, तभी यहाँ कैरल आ जाती है और फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में थेनोस कैरल को उठाकर अपने से दूर फेंक देता है। फिर वो गॉन्गलेट पहन लेता है और चुटकी बजाने वाला ही होता है, तभी कैरल वापस आकर इसका हाथ रोक लेती है, लेकिन थॉर पावर स्टोन को यूज़ करके इस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को इशारा करते हैं कि यही सही वक्त है गॉन्गलेट को पहनने का। फिर वो थेनोस के पास चला जाता है और इसके गॉन्गलेट के सारे इन्फिनिटी स्टोन ले लेता है और चुटकी बजा देता है। इसमें थेनोस की पूरी आर्मी राख हो जाती है और खुद थेनोस भी राख बन जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद टोनी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसमें इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, जो इस मूवी का सबसे दुखी सीन होता है। फिर फाइट ख़त्म होने के बाद सारे एवेंजर्स अपनी अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। फिर सभी एवेंजर्स टोनी की आखिरी रसूमात अदा करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बाद थॉर वेलगिरी को सारी जिम्मेदारी सौंपकर गार्जियन के साथ स्पेस में चला जाता है। एवेंजर्स ने यह तय किया था कि इन्फिनिटी स्टोन का काम हो जाने के बाद वह इन्हें वापस उसी टाइम और उसी जगह पर रख देंगे जहां से इन्हें लिया था। इसीलिए कैप्टन अमेरिका सभी इन्फिनिटी स्टोन को थॉर के हाथों से लेकर पास्ट में चले जाते हैं। फिर वो वापस नहीं लौटते। वर्ल्ड 2 के टाइम पर कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम गए थे और वो 70 साल बाद होश में आए थे। कैप्टन अपने ज़माने में पूरी तरह जी नहीं पाए थे, इसीलिए इन्होंने टाइम मशीन को यूज़ करके पास में रुकने का फैसला किया। कैप्टन ने जब सभी इन्फिनिटी स्टोन और हैमर को सही जगह पर रख दिया, तो वो 1945 में गए और इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पैगी कार्टन से शादी कर ली और पूरी ज़िंदगी इसके साथ बिताई। लेकिन ये सब एक दूसरी टाइमलाइन यानी दूसरी यूनिवर्स में हुआ और इसमें मेन यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब कैप्टन बूढ़े हो गए तब वो वापस मेन लाइन में आए और उन्होंने अपने दोस्त सैम को शील्ड देकर कहा कि आज से तुम यहाँ के कैप्टन हो, और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।